जय हिंद साथियों, आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। आज हम लोगों को पढ़ना है पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ओपनिंग जो है, फर्स्ट ओपनिंग माउथ होता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ओपनिंग जो है माउथ है, और माउथ में जो है उपस्थित रहती है लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि। तो माउथ में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ओपनिंग, पहला उभार माउथ होता है, और माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स, लार की ग्रंथि उपस्थित रहती है। लार की ग्रंथि की संख्या, सैलिवरी ग्लैंड्स की संख्या 3 जोड़ी होती है, जिसमें पहले को हम लोग कहते हैं पैरोटिक लार ग्रंथि, दूसरे को कहते हैं सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और तीसरे को कहते हैं सबमेंडिबुलर। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछता है। जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मनुष्य का लार है, सैलिवा है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो मनुष्य के लार में 99% जल पाया जाता है, और 1% जो है एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम, मनुष्य के सैलिवा में 99% जल और 1% एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के सैलिवा में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे एक को हम लोग कहते हैं टाइलिन एंजाइम, और दूसरे को कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। तो आइए एक बार और हम लोग समझते हैं इसे। यानी कि मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ओपनिंग माउथ होता है। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि लार की ग्रंथि उपस्थित रहती है। लार की ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, पैरोटिक, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। अब इसे सवाल उठाता है कि लार में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो लार में 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है। अब मनुष्य के सैलिवा में जो 1% एंजाइम पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं टाइलिन एंजाइम, दूसरे को कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। अब वही सवाल ये करता है कि जो बच्चे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, यानी कि अपने माँ का दूध पी रहे हैं, तो स्तनपान करने वाले बच्चों के सैलिवा में, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो स्तनपान करने वाले बच्चों के लार में, सैलिवा में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में एक छोटा सा परिचय रहा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आइए समझते हैं आगे। यानी कि माउथ के बाद जो है एक ग्लैंड्स पाया जाता है, एक ग्रंथि पाई जाती है गले में। उस ग्लैंड्स का नाम है थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्रंथि, या इसको ऑटू ग्रंथि भी कहते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड्स है, एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को सेक्रेट करता है, और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है मनुष्य के शरीर में यानी कि आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल रखने का कार्य करता है।
यानी कि हम लोग जान गए कि गले में एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिस इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम है थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है वो आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल रखने का कार्य करता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। क्योंकि आयोडीन की मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए शरीर में, तो आयोडीन बढ़ने पर भी बीमारी उत्पन्न होगा, घटने पर भी। यानी कि आयोडीन की कमी हो जाए यदि, तो घेघा नामक रोग होता है, ग्वाइटर, गले के पास मांस का लुथड़ा जमा हो जाता है। लेकिन वही आयोडीन जो है ज़्यादा हो जाए शरीर में, तो ये नेत्र जो नेत्र गर्त के अंदर है वो नेत्र गर्त से बाहर आ जाती है। तो ये था परिचय थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, जो आप जान गए कि थायराइड ग्लैंड्स एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गले में उपस्थित रहती है, और थायराइड ग्लैंड्स थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है, और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल रखने का काम करता है। आयोडीन की कमी हो जाने पर ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग होता है, और आयोडीन यदि ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो नेत्र गर्त से बाहर आ जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में अगला ऑर्गन होता है ये ग्रासिका। ये ग्रासिका है, या ग्रास नली भी इसको कहते हैं, या इसको इंग्लिश में ओइसोफेगस कहते हैं। इस ग्रासिका या ग्रास नली की लंबाई जो है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी कि ग्रासिका या ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि ग्रासिका की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रासिका का फंक्शन क्या है, देखिए कार्य इसका क्या है। तो ग्रासिका जो है एक तरफ माउथ को और दूसरे तरफ आमाशय को जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करता है, बस इसका यही काम है। इसके बाद नीचे आइएगा तो ग्रासिका जो है एक यहाँ जो है थैलीनुमा संरचना में आकर के खुल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसको हम लोग जो है आमाशय कहते हैं, स्टोमेच कहते हैं, आमाशय। भोजन यहाँ से आता है तो माने 2 से 2.5 घंटे तक यहाँ स्टोर रहता है आमाशय में। अब ये आमाशय जो है, इस आमाशय का जो अंदर का दीवार है, स्टोमेच का इंटरनल जो वाल है, जैसे कि मान लिए जाइए इसके इंटरनल वाल पर, इस आमाशय के आंतरिक दीवार पर एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि का नाम है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं जठर ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये जठर ग्रंथि जो है ये एक प्रकार का अम्ल स्रावित करती है, एसिड स्रावित करती है, सेक्रेट करती है, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा ये एक एंजाइम स्रावित करती है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम को सेक्रेट करती है। तो हम लोग जान गए कि स्टोमेच या आमाशय के इंटरनल वाल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फंक्शन है HCl और पेप्सिन एंजाइम को सेक्रेट करना। और पूछा जाए कि जैसे स्टोमेच में भोजन जो है, फूड मटेरियल्स, उसका नेचर कैसा होता है, तो एसिडिक होता है, यहाँ भोजन अम्लीय होता है। या फिर पूछा जाए कि इसमें भोजन जो है, फूड मटेरियल्स कितने देर तक रुकता है, तो वो हो जाएगा 2 से 2.5 घंटे तक यहाँ रुकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टोमेच के नीचे जो है यहाँ ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय या पक्वाशय भी इसको कहते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको नीचे मैं बता रहा हूं कि ये जो अग्नाशय ऐसा दिख रहा है, पेंक्रियाज,
इसमें कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं। उन कोशिकाओं का रंग पीला होता है। पीले रंग की कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको जो है जिस कोशिका को लेंगरहैंस की दीप समूह कोशिका कहते हैं, यानी कि आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। पीले रंग की कोशिका होती है आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, यानी कि लेंगरहैंस की दीप समूह कोशिका अग्नाशय के अंदर पाई जाती है, और ये एक हार्मोन को स्रावित करती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है, और ये इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। दोस्तों, अगर इंसुलिन और ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो डायबिटीज होगा, और ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में जितनी रहनी चाहिए घट जाए तो इसे हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। और हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग से होता ये है कि जनन क्षमता कम हो जाती है। तो हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में हम लोग बात करेंगे कभी। तो ये होते हैं। और दूसरी बात ये है, यहाँ अग्नाशय के ठीक ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं ये लीवर होता है, लीवर या यकृत। ये वाला भाग लीवर है, यकृत है। और जैसे इससे एक सवाल पूछता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त भाग का नाम क्या है। मनुष्य के शरीर के सबसे व्यस्त, सबसे बिजी अंग का नाम है लीवर, सबसे व्यस्त अंग है। और फिर क्वेश्चन ये करता है कि टॉक्सिन या विष या जहर के प्रभाव को कम करने का कार्य कौन सा ऑर्गन करता है, तो वही लीवर या यकृत करता है। और इसी लीवर या यकृत के बीच में यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, जो पित्ताशय पित्त रस को स्रावित करता है। और ये पित्त रस यहाँ अग्नाशय में आकर के, यहाँ पेंक्रियाज में आकर के यहाँ उपस्थित फूड मटेरियल्स को क्षारीय बना देते हैं। फिर इसके बाद जो है, इस पित्ताशय के बाद जो है छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। छोटी आंत की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ये 6 से 7 मीटर लंबा होता है। अब आप कह सकते हैं, या सवाल हो सकता है कि जब सबसे लंबा होता है 6 से 7 मीटर लंबा होता है तो इसका नाम छोटी आंत क्यों है। इसलिए इसका नाम छोटी आंत है कि इसका जो डायमीटर होता है, इसका व्यास जो होता है, ये वाला भाग व्यास इसका छोटा होता है। बड़ी आंत का ये व्यास जो है बड़ा होता है। तो छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है लेकिन व्यास कम होता है, और बड़ी आंत की लंबाई जो है वो कम होती है लेकिन व्यास उसका ज्यादा होता है। इसीलिए इसका नाम है बड़ी आंत और इसका नाम है छोटी आंत। छोटी आंत का फंक्शन ये है कि छोटी आंत फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करने का कार्य करता है। यानी डाइजेशन की क्रिया माउथ से शुरू होती है और छोटी आंत तक चलती है। फिर डाइजेस्टिव फूड मटेरियल इसमें से निकलेंगे और वो प्रवेश कर जाते हैं आंत में, बड़ी आंत में। तो दोस्तों, बड़ी आंत का जो अंदर का दीवार है, उसके अंदर के दीवार पे दीर्घरोम पाए जाते हैं, दीर्घरोम। और वो दीर्घरोम करते ये हैं कि जितने भी पचे हुए फूड मटेरियल्स हैं उसमें जो रस है उस रस को ऑब्जर्व कर लेने का कार्य करते हैं, और बाकी जितने भी अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम नामक लेसन था आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। मेरा राम राम, जय हिंद।